Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be dealing with 4 articles. पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे पीएम मित्रा पार्क की, टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है. देन कोकोआ प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे. देन एडवांस एयर डिफेंस रडार्स के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स के बारे में. आइए एक एक करके हम सभी आर्टिकल्स को समझते हैं. अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने सभी इंडियंस को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट कीजिए. अब इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई यूएस ने जिस तरह से टैरिफ इम्पोज किया हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, तो आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट जो है वो कम होगा, जिससे लोगों के रोज़गार के ऊपर असर पड़ेगा. तो बेटर है कि टेक्सटाइल सेक्टर को हम इंडिजिनस जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटीरियल है उसको इंडिजिनस भी यूज़ कर सकें. तो अभी फाउंडेशनल स्टोन्स रखे गए हैं फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क का, जो कि धार मध्य प्रदेश में लोकेटेड होगा. एंड स्वदेशी प्रोडक्शन को बूस्ट करना है इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव है. गवर्नमेंट इस पूरी स्कीम में 70,000 करोड़ खर्च करेगा. इसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करेगी विद प्राइवेट सेक्टर. इसमें 5F फॉर्मूला है जिसमें हम 5 मेजर चीज़ों के ऊपर फोकस करें. फार्म से फाइबर क्रिएट करेंगे, फाइबर से फैक्ट्री में जाएगा, वो फैक्ट्री से फैशन बनेगा और फैशन को फॉरेन में बेचेंगे. तो ये 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने आपकी स्कीम स्टार्ट की थी एंड इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रल स्कीम. अब होता क्या है कि आमतौर पे आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें कई प्रोसेसेस होते हैं और इंडस्ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया आपकी स्कैटर्ड होती है, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है एंड बहुत सारे लॉजिस्टिक चैलेंजेस आते हैं. तो इसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए एक ही जगह पे होलिस्टिकली टेक्सटाइल सेक्टर को बिल्ड करने के लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी. अब इसमें 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से हम 20 लाख नई जॉब क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. वैसे इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है टेक्सटाइल सेक्टर का. एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड है एंड इंटीग्रेट करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. वैसे तो अभी हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील करते हैं कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी, वियतनाम से भी, बट आने वाले समय में अगर ये स्कीम ढंग से इंप्लीमेंट होती है तो हम एक ग्लोबल हब बन सकते हैं. कहीं ना कहीं इंडिया में जो स्कैटर्ड आपकी ये जो वैल्यू चेन है उसको एक जगह इंटीग्रेट करना एंड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकें इंडिया के अंदर. एंड मोर ओवर प्लग एंड प्ले सिस्टम लेके आएंगे. आप आओ, इंडस्ट्री सेटअप करो, आपको ठीक नहीं लगता बंद करो, कोई और इंडस्ट्री वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारा इसके ऊपर फोकस है. यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात करें तो हर पार्क का एक अलग होगा जो कि सेंटर और स्टेट दोनों लेके आएंगे. इसमें 500 करोड़ डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट मिलेगा, 300 करोड़ कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव मिलेगा. अब यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि भाई इंडिया का जो जीडीपी अभी कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द टेक्सटाइल सेक्टर दैट इज अराउंड 2.3%, इसको थोड़ा इंक्रीज कर सके. 13% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये आता है इससे एंड 12% ये एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फिलहाल हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इस सेक्टर को ग्रो करके कहीं ना कहीं और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, जो कि अभी 4.5 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट है, इसको और ज़्यादा बूस्ट करें. अभी हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के. आने वाले समय में हमारा टारगेट रहेगा कि कैसे हम नंबर 1 पे बन सकें. अब यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट के अंडर काफ़ी सारी और जगह भी हमने सिलेक्ट करके, जैसे अमरावती महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, धार मध्य प्रदेश, कालाबुर्गी कर्नाटका, नवसारी गुजरात, वरंगल तेलंगाना एंड विरुद्धनगर दैट इज इन तमिलनाडु. तो इन 7 एरियाज के ऊपर हमारा फोकस है. आइए अब बात करते हैं कोकोआ. ये बेसिकली आपका अफ्रीका में प्रोड्यूस होने वाली एक क्रॉप है जिसके लिए यूजुअली आपको 21 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, यानी ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है जहाँ पे आपको रेनफॉल अच्छा खासा चाहिए, 1000 से 2500 mm के आसपास. एंड यहाँ पर अर्ली स्टेज में थोड़ा आपको छाया चाहिए होती है. वैसे आप ये कह सकते हो कि डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन लूमी सॉइल इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है. जनरली 100 मीटर अबव सी लेवल से ये आप उगा सकते हैं. अब ये वैसे आपके ट्रॉपिकल एंड सेंट्रल अमेरिका में उगती है एंड कुछ आपके एरियाज है अफ्रीका में, वहाँ पर उगाई जाती है. अभी अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज और डिजीज़ के कारण इसकी प्रोडक्शन काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है. 1/3 ऑलमोस्ट प्रोडक्शन आपकी कम हो गई है.
अब इसके ऊपर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो आपके पास ऑप्शन है, आप देखिए, बट मीनवाइल मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड में कोट दी आइवरी 40% सप्लाई करता है, घाना 20% करता है, उसके अलावा नाइजीरिया, कैमरून, इंडोनेशिया, ब्राजील एंड इक्वाडोर है। इंडिया भी करता है, बट इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अमाउंट में हम इसको ग्रो करते हैं, 20,000 टन के आसपास। अब क्लाइमेट चेंज के कारण इरेटिक रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन कम हो रही है। डिजीज जैसे ब्लैक पोड, ये कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्शन के ऊपर असर डाल रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल डिग्रेड होती जा रही है, एंड कहीं ना कहीं स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इनकम बहुत ज़्यादा इससे नहीं बन रही है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्शन आगे फ्यूचर में कैसी रहेगी, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि दैट दे वांट टू अपग्रेड देयर ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम। अब हुआ ये था कि पाकिस्तान ने हजारों छोटे छोटे ड्रोन्स भेजे थे। अब अपन ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंडर 45 लो लेवल लाइट वेट रडार्स को लेके आ रहे, 48 हम डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स लेके आ रहे, 10 हम लो लेवल लाइट वेट रडार्स लेके आ रहे हैं, ताकि इंडिया की प्रिपेयर्डनेस विद रिस्पेक्ट टू ड्रोन्स और ज़्यादा बेटर कर सकें। तो इसमें डिटेक्ट करना, ट्रैक करना, क्लासिफाई करना और एंगेज करना, ये सभी काम इसमें रहेंगे। सर्वेलेंस के भी काम आएंगे एंड फायर कंट्रोल सिस्टम भी इसमें होगा। अब वैसे आपके रडार किस तरह से वर्क करता है, तो ये अपनी एक रेडियो रेंज भेजता है, अब वो ट्रांसमिट किया जाता है, एक रिसीवर उसे रिसीव करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ वो टकराएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी, डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा एंड चीज की पोजीशन आपको पता लग जाएगी। तो दैट इज देयर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कुछ इस तरह का, कंसिडर द फॉलोइंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी डन बाय द रडार। कोशिश करना कि आज के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से लिखना। तो रडार बेसिकली हम बात करें तो हम भी यूज करते हैं, जैसे रशिया S-400 है, आकाश मिसाइल्स हैं, तो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम में रडार्स यूज होते हैं। आकाश तीर है एंड आपका और भी बहुत सारे हमने सिस्टम्स बिल्ड करके, बट टाइम एंड अगेन हमें रडार्स की रिक्वायरमेंट इसलिए इंक्रीज हो जाती है जो कि एरियल थ्रेट्स की वजह से। तो ये सिविलियन एयरक्राफ्ट में, वेदर मॉनिटरिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब जगह यूज होता है। इवन एनिमी एयरक्राफ्ट को, मिसाइल्स को, यूएवी को ट्रैक करने के लिए यूज होता है, एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ये आपके डेफिनेटली काफी हद तक यूज होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स रडार्स के बारे में। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अभी रिसेंटली नेशनल हेल्थ अकाउंट का एक एस्टिमेट आया जिसमें इन्होंने कहा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। काफी शॉकिंग है, बिकॉज अगर आप हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें आउट ऑफ पॉकेट, तो CES 2022-23, लैसी एंड वेरियस अदर रिपोर्ट्स ने ये सजेस्ट किया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है नेशनल हेल्थ अकाउंट की जो कैलकुलेशन है उसमें कुछ कमियां रही हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड बॉर्न करता है कहीं ना कहीं अपने हेल्थ केयर का, तो उसको इसमें आप काउंट करते हो। जैसे लेट्स से OPD का ट्रीटमेंट हुआ, मेडिसिन हुए, कंसल्टेशन हुई, हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और यूजर फी एंड ऑल। तो कहते हैं ये सब चीजें आपके किसके अंदर काउंट होते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के अंदर। वैसे कहा यह जा रहा है इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली ये कंटिन्यूसली आपका डिक्लाइन कर रहा है, बट स्टिल थोड़ा एक इस पे क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज काफी सारी पॉलिसीज में इस चीज को कहीं ना कहीं केटर नहीं किया गया है। इवन आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बात की जाए तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि OPDs के एक्सपेंडिचर्स जो टेस्ट एंड ऑल के होते हैं उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि भैया ओवरऑल आपको कमी देखने को मिल रही है एक्सपेंडिचर्स के अंदर। बट अगर हम नेशनल इनकम अकाउंट्स की बात करें तो इसमें एस्टिमेट किया गया कि हेल्थ स्पेंडिंग GDP के मुकाबले स्टेडीली इंक्रीज कर रही है, एंड इसमें कहीं ना कहीं ये स्टीप फॉल जो इसमें आपके नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग में हुआ है, इसके बारे में कहीं से भी हमारे को कोई सोर्स नहीं पता लग पा रहा है। कोविड-19 का इफेक्ट की वजह से जो आप ये देख रहे हैं कि जो CMIE
डाटा है उसके अंडर ये बताया गया था कि भी वी शेप आपकी रिबाउंड देखने को मिल रही है, पेंडेमिक डिस्ट्रेस का अभी भी आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लोग पैनिक कर रहे हैं अभी भी, और कहीं ना कहीं वो एक्सपेंडिचर आज भी बढ़ा है। बिगर हाउस होल्ड बजट्स कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा अभी भी आपके कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के अंडर शोकेस किया गया है। तो मतलब ऑन वेरियस ओकेजन अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बात कही जाती है, बट ये कॉन्ट्राडिक्शन जो फैक्ट्स आए हैं ये कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए एंड कोशिश ये भी करनी चाहिए कि कैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।